Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'll talk about artificial intelligence second part. In the first part, I had created one video earlier wherein I talked about what is artificial intelligence all about. If you haven't watched that video yet, so you can go ahead and watch that video. I'll put that video in the I button, right? So तो जो सुपरवाइज लर्निंग है ये ऐसा लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इनपुट डेटा होता है वो जो ट्रेन डेटा से जो मैप होता है वो लेबल ट्रेन डेटा होता है। तो एक आसानी हो जाती है कि जो हमारे पास जो ट्रेन डेटा है जो कि हमने ट्रेन कर रखा है पहले से, वो लेबल्ड है, उसके हेडर बिल्कुल लेबल्ड है। तो जैसे सिटी आएगा तो सिटी के अंडर सिटी डेटा होगा, सिटी का ही डेटा होगा, राइट? लाइक जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। बट जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है कि उसमें क्या होता है कि आपका वो नहीं होता है। अ, एक ये जो लर्निंग होती है ये इसमें डेटा का लेबलिंग नहीं होता है, हेडर नहीं होता। वो डेटा एक्चुअली ऐसा लगता है क्लटर्ड लगता है कि हम हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा नहीं होता है, ठीक है? सो उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, वो कहीं कॉमा सेपरेटेड है, कहीं कुछ है। तो उसमें आपको हेडर का भी पता नहीं है। मोटी-मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि हेडर का पता नहीं है। जैसे कि कोई कैट की पिक्चर दी है पर पता नहीं है कि कैट की पिक्चर है। उसके हमें उसका लेबलिंग ढूँढना आसान नहीं होता। तो उस तरह की जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती वो काफ़ी मतलब काफ़ी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेटा, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग, राइट? सो थोड़ा हार्ड है ये वाली। अब इसके बाद जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें क्या होता है, कुछ डेटा लेवल होता है और कुछ डेटा वो लर्निंग से सीखेगा, ठीक है? जैसे उसका रिजल्ट होगा। तो इसमें हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और इसमें कि दोनों चीज़ों का यूज होता है, लेवलिंग और नॉन लेवलिंग। बट एल्गोरिज्म जो एल्गोरिज्म में लिखी जाती है तो एल्गोरिज्म को इट हैज़ टू फिगर आउट how to arrange the data and how to organize the data structure to achieve the desired output। तो उसको ये सारा उसकी जो मशीन जो एल्गोरिथम है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि भाई वो बेस्ट फिट चीज़ों को लाके और उसको रिजल्ट दे दे, ठीक है? इन्फोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि भैया अपनी गलतियों से सीखो। जैसे जैसे एक बैट्समैन होता है तो जब क्रिकेट खेलता है तो उसके भाई उसको शॉट्स सीखने हैं तो कभी ऊपर आ रही बॉल कभी नीचे, तो उसको लर्निंग से सीख रहा है। इसी तरह से रोबोट रोबोट को भी सिखाया जाता है कि भाई कैच करो तो वो कैच करता है, कभी गिरेगा कभी करेगा। तो अपनी लर्निंग से सीख रहा है कि कहाँ पे उसे सही करने हैं। तो ये इन्फोर्समेंट लर्निंग है काफ़ी, इसमें काफ़ी इम्पेरेटिव है ये लर्निंग आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग मॉडल के हिसाब से। Now let's talk about common types of artificial neural networks. So these neural networks जो होते हैं दे आर मोर और लेस ह्यूमन ब्रेन की तरह होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं एक जैसे कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक जो एक करंट होता है उसमें जब हम थिंक करते हैं, जो हम सोचते हैं, तो उस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स इन्होंने आर्टिफिशियली डलाए हैं जस्ट अलोंग द लाइंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, एक कॉग्निटिव है, जैसे ह्यूमन बीइंग का कॉग्निटिव होता है भाई, जैसे हम ब्रेन अप्लाई करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, तो सेम इसमें होता है। और इन इन न्यूरल नेटवर्क को हम ये किससे बने होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं, परसेप्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि डेटा एक लेयर में भरा जाता है। जैसे हमने इस लेयर में डेटा डाला, इसके इसके बाद ये जो होते हैं आपके ये नोड्स हैं। तो ये हर एक नोड्स में डेटा गया, फिर उसके बाद उस नोड से इसी लेयर से इस नोड्स के थ्रू गए परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन में डिसीजन मेकिंग हुई। तो इसमें जो जब डेटा फर्स्ट लेयर से नेटवर्क में जाता है तो तब इस परसेप्ट्रॉन से डिसीजन मेकिंग होती है कि भैया यहाँ पर ये किससे जाना है। सपोज ये डेटा बिलोंग्स टू दिस वन, तो इस नेटवर्क में चला गया, फिर यहाँ से डिसीजन होता है कि कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक नोड्स पे ये आपका डिसीजन मेकिंग होता है कि भैया जैसे आपका जैसे फ्लो चार्ट का होता है ना उसी तरह, बट उससे भी कई लेवल पे होता है, मल्टीपल लेवल पे होता है, राइट? एंड जो फाइनल आपका परसेप्ट्रॉन होता है उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। तो इस तरह से ये डीप लर्निंग का होता है। इसमें जो ट्रेनिंग मॉडल्स है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, मोर देन 3 लेयर्स समटाइम्स। और उन 3 लेयर से डेटा प्रोसेस होने के बाद फाइनल आउटपुट दिया जाता है, राइट? और कभी-कभी जो मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनमें 1000 से भी ज़्यादा लेयर्स होते हैं। और उतने 1000 लेयर्स के बाद डिसीजन करते-करते डेटा रिफाइन होते-होते फाइनल आउटपुट आ जाता है, ठीक है?
तो इस तरह से इसका फाइनल परसेप्ट्रॉन में आउटपुट आ जाता है और उसके बाद आपको इसका फाइनल जिस मिल जाता है। अब इसमें भी जो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें कई सारी कुछ जो इसको बताया गया है कि कितने प्रकार का होता है, तो ये कॉमन टाइप्स है। जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स है। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पुरानी टेक्निक है और इसी को सबसे पहले यूज़ किया गया है। इसमें डेटा केवल एक एक डायरेक्शन में वो करता है, ट्रेवल करता है, अ, और वो आपके न्यूरल नेटवर्क्स के लेयर से आगे आगे की तरफ जाता है, इसीलिए इसके लिए फीड फॉरवर्ड बोला है, वन डायरेक्शनल फीड फॉरवर्ड। अब इसमें क्या होता है कि रिकरंट न्यूरल नेटवर्क्स में फीड फॉरवर्ड से अलग होता है, इसमें एक रिवर्सिंग भी होती है, राइट? तो डेटा को री मतलब इस तरह से यूज किया जाता है कि एक नोड से दूसरे नोड में, और फिर इसको ये याद कर लेता है कि भैया प्रीवियस लेयर कौन थी। इस ऊपर वाली में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इसमें प्रीवियस लेयर का भी पता चल जाता है। ठीक है। ये जो आपका RNN यूज होता है वो स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन एंड कैप्शन इमेजेस में होता है। जैसे इमेज के कैप्शन होते हैं कि भैया ये क्या है, उसमें यूज होता है, और उसमें क्या कहते हैं, आपका सुपरवाइज लर्निंग में भी इसका यूज होता है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये थोड़ा इससे थोड़ा सा एडवांस है, RNN को ही मॉडिफाई किया है। इसमें क्या होता है कि वो याद रख लेता है कि क्या प्रीवियस लेयर में क्या हुआ था और क्या डिफरेंस था उसमें। ठीक है, उसके बेसिस पे वो आगे के प्रोसेस करता है, वो अपनी मेमोरी को यूज करके आगे का प्रोसेस करता है, और इसमें भी स्पीच रिकग्निशन और प्रिडिक्शंस का यूज होता है। ठीक है। अब अगर हम कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क CNN की बात करें, तो CNN मोस्ट कॉमन न्यूरल नेटवर्क्स बताया जाता है इसको, और ये मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज हो रहा है। इसमें अभी तक इमेज रिकग्निशन और CNNs जो डिस्टिंक्ट लेयर, कन्वेंशनल लेयर एंड देन पुलिंग लेयर डिफर्स पार्ट ऑफ कन्वेंशनल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो इट इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरल नेटवर्क्स इन मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट ऑफन यूज्ड इन image recognition. CNNs use several distinct layers, a conventional layer and then a pooling layer that filters different parts of an image before putting it again. The earlier conventional layer may look for simple features of an image such as color, edges before looking for more complex features in addition. So मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे शेप एंड साइज से भी वो एक बता देता है कि क्या है। जैसे हम एप्पल देंगे उसको और ऑरेंज देंगे तो दोनों सिमिलर लगते हैं, बट क्या एजेज है उसके, क्या वर्टिक्स वगैरह सारे देख के ये बता देता है। तो इसमें CNN यूज होती है। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स में क्या होता है कि इसमें दो तरह के न्यूटन नेटवर्क्स को एक दूसरे से compete कराते हैं, एक जस्ट टाइप अगेन, और अल्टीमेट जो फाइनल आउटपुट होता है, जो एक्यूरेसी जिसकी ज़्यादा होती है उसका फाइनल आउटपुट माना जाता है। तो मैचेज होते हैं और मैचेज में बेस्ट फिट को ही दिया जाता है। Now we'll talk about branches of artificial intelligence. So there are mainly six branches of artificial intelligence. One is machine learning, second is deep learning, third is NLP, fourth is robotics, fifth is expert system, and fourth is fuzzy logic. So we will deep dive into each one of them separately. What is machine learning? So machine learning, unlike traditional programs, rule-based programs, wherein we used to write some conditions, if else, जो लिखते थे कि इस प्रोग्राम में ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये अनलाइक दैट ये क्या करता है कि अपने एक्सपीरियंस से ही सीख जाता है, जैसे उसको ट्रेन किया गया है, राइट? तो ये मशीन लर्निंग होती है। इसमें कोई एक्सप्लिसिटली आपको प्रोग्राम नहीं करना है किसी चीज़ के लिए डिजाइन, बट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो दैट मॉडल, द लर्निंग मॉडल, राइट? सो इसमें जो कैटेगरी होती है वो तीन कैटेगरी में होगी। इसमें सुपरवाइज होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है। इसमें एक जो है, इसमें एक और भी बहुत बताते हैं जिसमें कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी होती है, जैसे कि हमने पहले भी इस पे जिक्र किया था। लेट्स मूव इनटू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है, ठीक है? तो इसमें आपको
एक लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क्स बनाया जाता है, जिसमें कि आप नोट्स होते हैं जो पहले परसेप्ट्रॉन से ये दूसरे में जाता है, फिर डिसीजन होता है, फिर वन बाय वन जाता है। तो हमने पहले भी इसके बारे में बताया है। अब हम एनएलपी की बात करें तो एनएलपी क्या होता है कि भी जब हमने एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दी, जैसे हमने इंग्लिश का टेक्स्ट दिया कुछ, तो वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। सो कंप्यूटर को ऐसी एबिलिटी बन उसको इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि वो टेक्स्ट को, वर्ड को ह्यूमन बीइंग की तरह वो करेगा, एनालाइज करेगा और स्पीक करेगा। आपने बहुत सारे टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे, जो गूगल असिस्टेंट है आपका, एलेक्सा है। सो इस तरह से एनएलपी का यूज हो रहा है। सो आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लैंग्वेज और एनएलपी, तो इन सब का निचोड़ एक एनएलपी बन गया है। थोड़ा थोड़ा सबसे तो इंटरसेक्ट है, सबसे थोड़ा थोड़ा, राइट। एक्चुअली यूनियन है, आई वुड से यूनियन ऑफ ऑल थ्री। रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स, अगर हम साधारण भाषा में रोबोटिक्स के बोले तो जो रेपिटेटिव टास्क है उसको करने के लिए रोबोटिक्स होता है, राइट। बट यहाँ पे जो ये रोबोट बनाया है एलेक्सा, तो ये उसकी जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह बोलती है, सब कुछ सुनती है, समझती है, एनएलपी भी यूज करती है। इंग्लिश में बोलो तो समझ जाती है कि क्या बोले। तो इस तरह से इस रोबोट को इस तरह से बनाया, जिसमें एक इसको इस तरह से, अनलाइक अदर रोबोटिक्स, ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह काम करती है, बोलती है, आप जितना क्वेश्चन पूछो बता देती है एक लिमिट तक। So fuzzy logic is nothing but a technique that represents and modifies uncertain information by measuring the degree to which the hypothesis is correct. So वो बता देते हैं किस डिग्री तक इसका वो जो भी हाइपोथेसिस वो करेक्ट है। सो फजी लॉजिक उस तरह से बनाया जाए, कि डेटा को फीड किया जाता है, उसमें से कितना परसेंट मैच कर रहा है उसको दिया जाता है। तो even we built some sort of fuzzy logic in our, actually I delivered one project wherein I and my colleague used fuzzy logic. पोस्ट दैट, एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम को बताया गया है कि भाई ये मिमिक करेगा ह्यूमन बीइंग की तरह, और ये डिसीजन मेकिंग भी करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रिवोल्यूशन लाएगा। तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह से बताया गया है। अब इसमें जो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, दीज इंक्लूड रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, जबकि हम अभी कर रहे हैं बात ट्रेडिशनल रूल बेस्ड। फ्रेम बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है, फजी एक्सपर्ट सिस्टम है, न्यूरल एक्सपर्ट सिस्टम है, न्यूरो फजी एक्सपर्ट सिस्टम है। Rule based expert systems straightforward one where language knowledge is represented as a set of rules। तो जो हम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एआई की बात करें, जो मैं कंक्लूजन में बोलूंगा कि क्या 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 बेनिफिट है एआई की। तो ऑटोमेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एआई जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हैजार्डस वर्क कर सकते, हैजार्डस वर्क है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, तो वो हम कभी काफ़ी लोगों को वहाँ से हैजार्डस वर्क से निकाल के वहाँ पे काम करा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह कर सकते हैं रोबोट्स काम, जो रेपिटेटिव काम होते हैं, राइट। अब रोबोटिक्स से या मतलब एआई के यूज से एरर के चांस कम है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज सब्जेक्ट टू मेक एरर्स, but they can be deployed somewhere where there is a risk of human health, right। इसमें रेपिटेटिव टास्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, so दो की बहुत बहुत ही एक मोनोटोनस टास्क होती हैं, रेपिटेटिव इन नेचर, सो दैट कैन बी ऑटोमेटेड थ्रू दीज रोबोट्स। सो इस तरह से एआई का हम फायदा उठा सकते हैं। Thanks for watching. Those who haven't watched my previous video, they can go ahead and watch that. I'll put it in the I button. So if you like this video, so please subscribe my channel. Thank you once again.